Good afternoon, dear students. Now, today we are start our new topic is aims and need of teacher education. शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता। सबसे पहले हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वह है शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा की संरचना, उसकी विशेषताएं और उसकी महत्व। ठीक है, ये आज हम बात करेंगे शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य की। सबसे पहले देखिए इसके जो उद्देश्य बताए गए हैं वो दो उद्देश्य है। पहला है प्रत्यक्ष उद्देश्य, देन दूसरा है अप्रत्यक्ष उद्देश्य, डायरेक्ट एम एंड इनडायरेक्ट एम। प्रत्यक्ष उद्देश्य देखिए, प्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षक शिक्षा की समय अवधि, शिक्षक में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आधार को समझने की योग्यता व शिक्षकों में निर्देशन व परामर्श प्रदान करने की योग्यता के विकास को शामिल किया गया है तथा इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण। जो हम करिकुलम बनाते हैं टीचर्स के लिए वो एकदम कैसा होना चाहिए, टीचर्स एजुकेशन से रिलेटिव। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्धारण। जो भी समय होता है वो टीचर एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर उसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता। जो भी शिक्षक एजुकेशन ले रहे हैं उनके वोकेशनल जो एरियाज़ हैं उनमें क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप्स करना। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। जो टीचर एजुकेशन का प्रेजेंटेशन है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो वो चीज़ हमारी सही से प्रस्तुत नहीं हो पाती है। 6 पॉइंट्स है शिक्षक का विषय एक सुगमकर्ती के रूप में या फिर शिक्षक का विकास एक सुगमकर्ता के रूप में। जो भी टीचर हैं उनका डेवलप कैसा होना चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में, यानी कि हर चीज़ को वो यूटिलाइजेशन कर सके और किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 पॉइंट है शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। जो टीचर्स होते हैं उनको सोशल वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो सोसाइटी का ही पार्ट्स है। सबको पता है ना, जॉन डीवी ने जो कोटेशन दी थी बताया था ना, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शिक्षक का विकास एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। जो टीचर्स होते हैं उनको मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से वो ये ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चे की मानसिक अभिरुचि, रुचि, इच्छाएं ये किस प्रकार से चल रही हैं। 9 पॉइंट है शिक्षक का विकास एक विचारक के रूप में। जो टीचर्स होते हैं उनका डेवलप एक थॉट्स के रूप में होना चाहिए, यानी कि वो अपने जो भी उनके थॉट्स हो वो ब्रॉड होने चाहिए, उनका कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक का विकास एक ज्ञान स्रोत के रूप में। जो टीचर्स होते हैं उनका जो डेवलप होता है वो सोर्सेस ऑफ नॉलेज के रूप में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माण करता है, समाज की धुरी हुई शिक्षक मानी जाती है। इसीलिए शिक्षक का जो ज्ञान होना चाहिए वो ब्रॉड होगा, जिससे वो सभी एरियाज़ में ज्ञान को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और जो भी सिचुएशन आएगी उसके अनुसार वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, ये थे हमारे प्रत्यक्ष उद्देश्य। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अप्रत्यक्ष उद्देश्य की। देखिए सभी, अप्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत उस विकास प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने उत्तरदायित्व व कर्तव्यों का पालन उचित रूप से कर सके। इसको सम्मिलित किया गया है जो निम्नलिखित है। जो भी टीचर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है, और उनको एकदम सलीके से निभाना और समाज में उनका निर्वाह करना भी किसका दायित्व होता है, अध्यापक का ही दायित्व होता है। जो NCFTE है 2009 के अकॉर्डिंग ये सब संरचनाएं उन्होंने एक अध्यापक पात्रता के लिए ही किया है, जिससे कि अध्यापकों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हो सके और समाज में जो भी गतिविधियां हैं वो उनको अपने हिसाब से क्या कर सके, क्रियान्वित कर सके। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है
छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सबसे पहले छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र होंगे वो भावी समाज के कर्णधार होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशीलता का उद्देश्य, जो भी हम सीखने संबंधी प्रोसेस करते हैं उसका इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इफेक्ट नहीं हुआ और हमारे पास कोई एम्स नहीं हुआ तो वो यूजलेस हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी हमारी सीखने संबंधी प्रक्रिया होगी वो प्रभावशाली होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं ये देखते हुए भी हमें शिक्षा का निर्माण करना चाहिए, और इसकी पूर्ति भी कौन करता है, अध्यापक ही करता है। फोर्थ पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा अगर नहीं होगी तो वो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक जो भी गतिविधियां करे और जो कुछ भी सीखे तो उनमें उनकी रुचि रुझान पूरी प्रस्तुत होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसके बाद मूल्य केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, जो भी शिक्षा होगी वो मूल्य केंद्रित होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर मूल्य ही नहीं है तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी, अन्यथा हो जाएगी और समाज के विपरीत रहेगी। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट वर्गीय विकास का उद्देश्य, जो भी शिक्षा है वो वर्णीय विकास में परिवर्तित होना चाहिए। वर्णीय या फिर अगर वर्णीय होगा तो उसको हम वर्षीय में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और सीधे और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी शिक्षा होती है हमारी उसको हम क्या करना चाहिए, हमको शिक्षा को वर्षों में डिवाइडेड ईयरली प्रोग्राम इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है सेवेंथ पॉइंट उचित मूल्यांकन का उद्देश्य, जो हमारी शिक्षा होती है या जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनमें जो इवैल्यूशंस है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूशन के अभाव में किसी का भी विकास नहीं हो सकता। एट्थ पॉइंट है गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य, जो भी शिक्षा होती है वो किसी ना किसी एक्टिविटी से क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। अगर किसी ना किसी एक्टिविटी से वो आधारित नहीं होगी तो वो शिक्षा के विपरीत हो जाएगी। नाइन्थ पॉइंट है तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य, अध्यापकों के लिए जो भी शिक्षा होनी चाहिए वो तर्क एवं चिंतन वाला होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तर्क क्षमता से और चिंतन क्षमता से क्या कर सकते हैं, उस शिक्षा का वो और अधिक विस्तारीकरण कर सकते हैं। 10th पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक हुआ क्रियात्मक तकनीकी को सम्मिलित किया जाए। जब वो टीचर ट्रेनिंग करे तो उस दौरान जो भी इवोल्यूशंस है उनका डेवलप कर सके, प्रैक्टिकल्स में जो भी वो एक्सपेरिमेंट करे या एक्टिविटी करे उनमें वो टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक यूज़ करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी टीचर्स को आना चाहिए। 11th पॉइंट है प्रत्येक टीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापक अधिगम केंद्र टीचिंग कहते हैं ना, जिसे टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए, जहां सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण कर उनका व्यावसायिक विकास किया जा सके। सभी ने देखा होगा टीचर लर्निंग सेंटर होते हैं जहां पर जो भी अध्यापक सेवा में होते हैं या सेवा से पूर्व अपना वो सेवा दे चुके होते हैं तो फिर भी वो अपना व्यावसायिक विकास करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 13 पॉइंट नंबर्स प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया व पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी आदि के संबंध में सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक ज्ञान उपलब्ध कराया जाए। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस पेपर्स को बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक को एनालिसिस कर सकते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस में, और जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है, फिर टीचिंग की जो टेक्नोलॉजी है, इन सब के बारे में वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों संबंधी वो क्या कर सकते हैं, नॉलेज अचीव कर सकते हैं। मतलब नॉलेज तो होता ही है, उसका वो एरियाज और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं और उसको वो कभी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद देखेंगे, ये तो हमारे थे उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
आ गया ना सभी को समझ में। अब देखेंगे, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व, यानी कि इसकी जो आवश्यकता समझी गई थी वो किस लिए और जो इसका महत्व है वो क्या है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उपयोगी विचार पूर्व में ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार भी संभव हुए हैं। फिर भी शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई। सामान्यतः शिक्षक शिक्षा में सुधार किए गए बिना सर्वांगीण विकास की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति ने शिक्षकों के दायित्व में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसके परिणाम उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार के अनेक प्रमुख कारण हैं जिसकी आवश्यकता एवं महत्व में वृद्धि करते हैं। इसकी जो भी आवश्यकता और महत्व है इसको हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए सभी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, यानी कि शिक्षा का क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, जो शिक्षा होगी वो निशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्तित समाज के लिए, समाज कैसा है, सदैव परिवर्तनशील है, तो हमें उसके अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, जो शिक्षा में जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए, यानी कि शिक्षा सबके लिए समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए, यानी कि जो भी न्यू चैलेंजेस आएंगे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, उनका सॉल्यूशन करने के लिए और उन प्रॉब्लमों के साथ हमेशा फेस करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको इफेक्टिव करने के लिए, ठीक है, पहले भी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए, जो छात्र होते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस होती है या जो उनकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन कौशलों के विकास के लिए, मीन्स हमारे जीवन में कई सारी ऐसे स्किल्स आते हैं, सभी मनुष्य हैं तो सबके पास अलग अलग स्किल होते हैं, तो उन स्किल को डेवलप करना भी होना चाहिए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए, क्योंकि सभी को पता है समाज में सदैव आवश्यकता रहती है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, व्यावसायिक हो, किसी न किसी क्षेत्र में समाज की जैसी आवश्यकता रहती है, शिक्षा भी उसी आधार पर क्या तैयार की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, जो भी शिक्षा की रूपरेखा होगी या शिक्षा का उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए होगी, क्योंकि अगर शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के ऊपर आधारित नहीं होगी तो फिर मनुष्यों के अंदर जो भी क्षमताएं होंगी या जो भी कार्य वो करना चाहेंगे वो मनुष्यों के हित में नहीं करेंगे, अपितु ऐसी शिक्षा जो मनुष्य का एक सर्वांगीण विकास ना कर पाए वो उनके लिए व्यर्थ सिद्ध हो सकती है। इसीलिए शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए होनी चाहिए, यानी कि मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना। ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। कंप्यूटर से